हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। और एक बार स्वागत है आपका अगेन इस माइंड मैप सीरीज में, जिसमें हम 9 या 10 मिनट में आपका एक टॉपिक कर रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। आज हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर का रेक्टिफायर। सबसे पहला क्वेश्चन एक नंबर में यही आ जाता है कि रेक्टिफायर क्या करता है। तो इसका काम है एसी से डीसी में बदलना। ठीक है, पीएन जंक्शन पे बेस्ड है, जैसा कि लिखा हुआ है। कैसे बेस्ड है पीएन जंक्शन में? पीएन जंक्शन बच्चों ऐसा होता है, जब फॉरवर्ड वाइज होता है तभी आपका क्या करता है, करंट पास करता है। तो सेम रेक्टिफायर भी अगर उसमें जो डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा तभी ये काम करेगा। मेनली दो तरह का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। और ये वाला डायग्राम आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का है। हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, इतना पार्ट उसमें कॉमन रहेगा, ये वाला पूरा और यहाँ तक है जहाँ पर आपको दो डॉट दिख रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर से हम यहाँ पर एक एसी सोर्स कनेक्ट किया है और एक ये डायोड D1 लगाया है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि ये डायोड एक बार आपका फॉरवर्ड वाइज होगा, एक बार रिवर्स वाइज होगा। तो अगर आप इनपुट वेव फॉर्म ये यूज़ करते हो, क्योंकि साइनोसॉइडल ही कर सकते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, जो आउटपुट आएगा, इसको एक साइकिल और बना लेते हैं। तो आउटपुट में क्या होगा, अगर हम इसको पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं D1 को, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा फर्स्ट हाफ के लिए, इसके लिए ही आपका आउटपुट आएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सेकंड के लिए आप देखें, इसमें रिवर्स बायस हो जाएगा तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। थर्ड, फिर फर्स्ट हाफ पॉजिटिव आ गया तो ये बीच में खाली जगह बच जाएगी, फिर ये डायोड ऐसे कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्स बाई फुल वेव। फुल वेव में कुछ नहीं है, जैसे हाफ वेव समझ गए, तो फुल वेव में हमने क्या किया, दो डायोड यूज कर दिए। जैसे उसमें तो एक डायोड था, इसमें दो डायोड यूज कर दिए। देखो यहाँ तक तो सेम ही है ट्रांसफॉर्मर आपका, यहाँ तक ट्रांसफॉर्मर ही लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक सेंट्रल टैप लगा है, सेंट्रल टैप से हमारा क्या हो गया, हम इसको ग्राउंडेड कर दिया है और हम इसको लोड से कनेक्ट करके यहाँ से भी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आउटपुट कैलकुलेट करेंगे इस टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी क्या है, दो डायोड हैं, एक डायोड ये है, एक डायोड ये है। ठीक है, तो एक D1 डायोड है, एक D2 डायोड है। तो डायोड क्या करेगा बच्चों, डायोड एक बार, जैसे मान लो ये आपकी इनपुट वेव फॉर्म है, ठीक है, ये इनपुट है मान लो, तो इनपुट में क्या होगा, अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसको पहले हाफ के लिए अगर ये D1 फॉरवर्ड वाइज होता है, अगर हम इसको पॉजिटिव देते हैं, इसको नेगेटिव देते हैं, तो D1 फॉरवर्ड हो जाएगा। तो D1 फॉरवर्ड हो जाएगा तो D1 कंडक्ट करेगा पहले पॉजिटिव हाफ के लिए। तो हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा इस D1 का, वो क्या निकल के आएगा, ये बन गया। अब सेकेंड जो नेगेटिव है, देखिए फर्स्ट हाफ में जब पॉजिटिव, इसको हमने पॉजिटिव दिया, इसको नेगेटिव दिया, तो ये रिवर्स हो गया था, इसने कंडक्ट करना छोड़ दिया था। सेकेंड हाफ में इसको नेगेटिव देंगे और इसको पॉजिटिव देंगे अगर, तो क्या होगा, ये भी कंडक्ट करने लग जाएगा। तो अगर ये वेव फॉर्म नेगेटिव वाले D2 डायोड के हैं, तो ये D2 डायोड कहाँ आ जाएंगे, शिफ्ट होके ये आ जाएंगे। सिमिलरली अगली बार इसको प्लस दोगे तो फिर हमारा D1 वाला आ जाएगा, ये वाला, और फिर माइनस दोगे तो फिर D2 वाला आ जाएगा। तो पहला D1 फिर D2, एक बार एक रिवर्स होगा, एक बार एक फॉरवर्ड होगा। जिस समय जो फॉरवर्ड होगा वो कंडक्ट करने लग जाएगा, यही इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये तो था नॉर्मल सी बात। एक बार क्वेश्चन ये आ गया था, कई बार आपके एनसीईआरटी में एक लास्ट पॉइंट ये भी दिया है, हम इसमें फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं, देखो हमारा ये एसी से डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, तो एसी रिफिल जो हमारा आउटपुट है उसमें कुछ ना कुछ एसी रह जाती है, कंप्लीटली एसी नहीं, कंप्लीटली डीसी नहीं हो पाती। तो कंप्लीटली एसी बनाने के लिए जो रिफिल फैक्टर है हमारा आउटपुट में, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये शायद नीट में 23 में आ गया था कि कैपेसिटर किस क्या काम आता है। ठीक है, इसको कम्प्लीटली डीसी बनाना है, एसी रिपिल हटाना है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कैपेसिटर। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो एक ब्रिज टाइप का भी होता है, बहुत सारे होते हैं ऐसे तो रेक्टिफायर, लेकिन हमें उतने नहीं पढ़ने हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो ही पूछे जाते हैं। ब्रिज बहुत पहले पूछा जाता था, अब वो नहीं पूछा जा रहा है, बहुत प्रिसाइज सिलेबस आता है,
तो हम इसकी बीच में कंपैरिजन करते हैं जिससे आपका डाउट जो है वो सारे क्लियर हो जाएं। अब 7 पैरामीटर लिए बच्चों मैंने, जो आपके एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला तो नहीं पूछा जाएगा कि कितने डायोड यूज़ होते हैं। देखो, हाफ वेव में 1 डायोड यूज़ होता है, फुल वेव में 2 होते हैं, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? जैसे आईआरएमएस पूछा जा सकता है कभी, ठीक है। आप किसी भी हेल्प बुक में देखेंगे या आपको ड्राइव मिल जाएगा। आईआरएमएस होता है, आई पीक जो भी है, आई पीक का आपका बाई 2 होता है। नॉर्मली क्या होता है फॉर्मूला, अगर आपने एसी में पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा आई नॉट बाई रूट 2, तो यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। एवरेज वैल्यू देखेंगे आपने, नॉर्मली एवरेज वैल्यू पढ़ी होगी 2 आई नॉट ओवर पाई। ये सब एसी में आपने पढ़ा होगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 2 भी हट जाएगा। तो हाफ वेव का आपको ध्यान रखना है। अब है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट ऑफ रिपल कंटेंट इन लोड वोल्टेज, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो, जो रिपल फैक्टर है इसको हम गामा से लिख देते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ आई आर एम एस ओवर आई एवरेज, इस पूरे के स्क्वायर में से हमें -1 करना पड़ता है, ठीक है। आरएमएस जो भी कंपोनेंट है एसी का, अगर उसको हम डीसी कंपोनेंट से डिवाइड कर दें तो उसे रिपल फैक्टर कहते हैं। और जो हमारा हाफ वेव है उसका रिपल फैक्टर होता है 1.21, ठीक है। फुल वेव का होता है 0.48, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा कि रिपल फैक्टर क्या बताता है हमें, क्या चीज़, क्या क्या क्वांटिटी हम इससे मेजर करते हैं, ठीक है। तो हाफ वेव का ज़्यादा होता है, फुल वेव का कम होता है। एफिशिएंसी तो आप जानते ही हैं। तो एफिशिएंसी इसकी जो है हमारी कम होती है और इस वाले की लगभग इसके डबल होती है, ठीक है। बहुत सारे पेपर में पूछा है। अच्छा, नीट में और जेई में ये फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, और ये फ्रीक्वेंसी भी कौन सी वाली है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी। अगर आपने एफ फ्रीक्वेंसी लगाई, मान लो इनपुट फ्रीक्वेंसी कोई एफ लगाई, पूछा कि हाफ वेव की आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो जितनी इनपुट लगाओगे सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी आएगी। लेकिन फुल वेव में 2 टाइम इनपुट फ्रीक्वेंसी आएगी। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चे सोचते हैं, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है कि हाफ वेव में अगर 50 हर्ट्ज की हम फ्रीक्वेंसी लगाएं तो आउटपुट में कितना आएगा। तो लोग सोचते हैं कि हाफ में आधी हो जाएगी, 25 मार आते हैं, क्योंकि फुल वेव में तो डबल हो रही है ना, तो हाफ वेव में डबल नहीं होती है। एक फॉर्म फैक्टर भी होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए 1.57, और ये होता है 1.11। जो आपको इम्पॉर्टेंट इसमें ध्यान रखने हैं वो ये 3 पैरामीटर हैं, ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों रेक्टिफायर। बहुत इसका सिलेबस कम है, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो आपको ध्यान में रखना है कैसे वेव फॉर्म आएगा। कोई रॉकेट चीज़ें नहीं हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं एक एक टॉपिक करके आपको करवा रहा हूँ कि जैसे मान लो आप 9-10 मिनट की वीडियो है तो आपको ऐसी मोटिवेशन आएगा, यार इसको तो मैं जल्दी ख़त्म कर लूँगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट कंटेंट इसीलिए बनाया जा रहा है चैप्टर का कि आप उसको पढ़ पाएँ, आप उससे कनेक्ट हो पाएँ, आप हमसे कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो आप इसके लिए कमेंट करिएगा, कैसा आपको लगा, क्या कमियां हैं, क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए, और दोस्तों को अपने शेयर ज़रूर करा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।